अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि आप ये 10 मई को कह रहे हैं। उसके बाद जून में आए बाएं शाएं करती रही मोदी सरकार उस ऑपरेशन को लेकर जो पाकिस्तान के साथ इनका मामला हुआ, उसके बाद तैयारे गिरे। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर जो फौजियों की हलाकतें हुई उस पर खामोश नहीं रहा जा सकता था। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एतराफ़ात शुरू हो गए, और तो और फिर पॉलिटिकल साइड पर जब बात हुई तो RSS के जो चीफ हैं मोहन भागवत, जिनका हमने हवाला दिया अपने उसी में, वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली, ज़ाहिर है इनडायरेक्टली इशारा किया जाता है कि 75 साल की उम्र के बाद इंसान को रिटायर्ड हो जाना चाहिए, और 75 साल को पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और अमित शाह साहब भी इस मौके पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं। तो सिट साहब, आपकी तो प्रेडिक्शन क्लोज है, तो अंजाम का आगाज हो चुका है भारतीय सरकार के लिए? देखिए, मैंने ये बात क्यों कही थी? मैंने इसलिए ये बात कही थी कि तारीख जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर कोई लीडर जंग हार जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, और अगर वो जंग जीत जाए तो उसको 8-10 साल मिल जाते हैं। ये तारीख का तकाजा है। अब सवाल ये था कि ये जो जंग हुई, 8 दिन की जंग, 12 दिन की जंग, जितने दिन की भी थी, ये कौन हारा कौन जीता? नरेंद्र मोदी और इंडिया का कहना था कि वो जीते, हमारा ये कहना था कि हम जीते। अब इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसने ये कह दिया है कि इंडिया जंग नहीं जीता। इंटरनेशनल ओपिनियन कह चुका है कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का इजहार किया। तो अब इंडिया के लोग जो है उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि हमारे साथ झूठ बोला गया, हम जंग नहीं जीते और हमसे नंबर 2 काम किया गया। यहाँ तक कि अब उनके अपने खुद आर्मी चीफ्स, जो कि पूरा 1 महीना 1.5 महीना अपने राफेल जेट्स का लॉस जो था वो बर्दाश्त भी नहीं कर रहे थे और तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे, वो भी खुद कह रहे हैं कि 3 राफेल हमारे गिरे हैं, और अब तो हमारे एयर चीफ ने कह दिया चौथा भी गिर गया। उन्होंने 4 गिरा दिए। और अभी मैं एक पढ़ रहा था इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का कॉलम, वो कह रहे थे कि मैं खुद मिला हूं और खुद जाके एयरफोर्स चीफ ने मुझे एविडेंस दिखाई है, और उससे चौथा भी गिरा। और वो कह रहा था कि मैंने ये पूछा कि क्या वजह कि आपने पहले 3 कहे और फिर चौथा अब जाके आप कंफर्म कर रहे हैं? तो आगे से जवाब जो मिला, वो कहता है मैं मुतमईन हूं कि जवाब सही मिला। क्योंकि हमारे पास उस वक्त एविडेंस नहीं थी, 3 की तो एविडेंस थी, चौथी एविडेंस हम इकट्ठी कर रहे थे। हमारा शक था कि ये हुआ है, मगर अब हमें कन्विंस हो गए कि वो हुआ है। और अभी जो ऑनर्स लिस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने या गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की है, पोस्ट्यूमसली जिन लोगों को अवार्ड्स दिए हैं जंग में, वो 100 से ज्यादा लोग जो मारे गए हैं इनके, जिनमें 4 पायलट्स भी हैं, सबको इन्होंने अवार्ड दिए। तो उससे बात बाहर आ गई ना जी, पायलट्स तो मारे गए बिकॉज जहाज नॉक्ड आउट। तो अब बात यह है कि दुनिया को इस बात का एहसास हो गया है और दुनिया ने इंडिया का साथ नहीं दिया। और यहां तक कि लोग जो हैं इंडिया के अंदर अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की, नरेंद्र मोदी की प्रो ट्रम्प पॉलिसी, ये प्रो अमेरिका पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी रीजन के अंदर बिल्कुल आइसोलेट कर लिया, आपके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा आपके साउथ एशिया के अंदर। ऊपर से आप जिस कैंप में जा रहे हैं, ब्रिक्स के कैंप में आप जा रहे हैं, वहां तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है ब्रिक्स को कि ब्रिक्स वालों को अगर आपका ख्याल है कि आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके ऊपर टैरिफ्स लगा दूंगा। वो ब्रिक्स तो एक एंटी अमेरिका एक फ्रंट बन रहा है। तो नरेंद्र मोदी की जो सारी फॉरेन पॉलिसी है इज इन ट्रबल। और ये अब तो सूरत हाल ये है आयशा कि नरेंद्र मोदी के जो सपोर्टर्स भी थे वो भी यही कह रहे हैं कि यार हम किस कैंप में जाके बैठ गए। तो ट्रंप हमें सारा वक्त तनकीद करता है पर पाकिस्तान की तनकीद नहीं की। SCO में गए तो वहां पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। ब्रिक्स में जो स्टेटमेंट निकली है वहां भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया। तो ये तो पाकिस्तान तो बिल्कुल नंबर ले गया और उधर से आर्मी चीफ को खाने खिलाए जा रहे और तारीफें हो रही है उनकी। तो मेरा ख्याल है ये ब्लो बैक जो है ना, ये आ रही है इंडिया के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के अंदर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अब देखिए, आपने जिक्र किया, ये साहब जो हैं RSS के हेड है भगत साहब जी, ये ही इज द हेड ऑफ RSS। वो खुद 75 के हो रहे हैं और उन्होंने कहा मैं अब रिटायर कर। और हमारी ये पॉलिसी है, हमारी ये स्टेटमेंट है कि 75 पे हमारे लोग रिटायर करते हैं ताकि नई लीडरशिप, यंगर लीडरशिप आए। और उन्होंने खुले आम कह दिया है कि 75 पे मैं रिटायर, हेड ऑफ RSS जी, और वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी यू हैव टू रिटायर आल्सो। इसके अलावा अमित शाह जो कि कहते थे कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर से हटेगा तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, हाँ, और अभी 60 साल का है। हाँ, वो अभी 60 साल का है और उसके तो भी टाइम पड़ा हुआ है। तो अमित शाह ने भी आज अनाउंस कर दिया है कि इंटरव्यू के अंदर एक जगह पे बात कर रहा था
तो वहां उसने आज कह दिया कि देखें मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं रिटायर कर जाऊं, अब मेरा पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी नहीं रही, मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ। तो इशारा उन्होंने भी कर दिया है, वो अलग हो रहे हैं नरेंद्र मोदी से। क्योंकि आपने आज इंट्रोडक्शन में ये कहा कि क्या सवाल पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी की चमक जो है हाँ। वो खत्म हो रही है। यस, खत्म हो रही है नरेंद्र मोदी की चमक, और चमक के साथ उनका जो हैवी हैंड है उसके भी डिफाइंस शुरू हो गई है वहां, पार्टी के अंदर शुरू हो जाएगी। कांग्रेस वाले बोलना शुरू कर दिया है, मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई हैं। और मैं ये समझता हूं कि इट इज अ कंप्लीट फेलियर। ये जो है ना वॉर, ये इट वाज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है कि जो एक चीज चल रही हो उसको बढ़ा देता है, अमल उसको अंगेज। क्लियर करना। हाँ, तो ये इसने नरेंद्र मोदी की सारी फॉरेन पॉलिसी और प्रो अमेरिका फॉरेन पॉलिसी वो सारी एक्सपोज कर दी। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये कभी इधर दौरे कर रहे हैं, कभी उधर दौरे कर रहे हैं, छोटे छोटे अफ्रीका के मुल्कों में जा रहे हैं। ये जो शशि थरूर वाली इन्होंने जो भेजी थी टीम, फेल होके आ गई है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के नंबर लग रहे हैं, बट दैट इज, और उसकी वजह यही है कि यहाँ हम कहते हैं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को कि इतनी सपोर्ट पे सारी आवाम खड़ी हो गई, तो उनको भी बड़ी, वो भी मजबूत हो गए हैं, जो कि जीतने वाला जनरल होता है। वही मैं कह रहा था। और उधर जो हारने वाले हैं वो कमजोर हो रहे हैं, और लोगों को वहां एहसास होना शुरू हो गया इस बात का। वहां तो बहुत सी बातें शुरू हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो कि एक आइडियोलॉग है इंडिया, वो उन्होंने पिछले साल 2024 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था जी कि नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और सारी रीजनल पॉलिसीज है ये ठीक नहीं है, और ये फारग हो जाएगा, ये फेलियर है। अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि जाओ घर जाओ। तो आई थिंक प्रेशर आएगा नरेंद्र मोदी के ऊपर। आई सॉ दिस कमिंग बिकॉज मेरे लिए और कोई चीज नहीं थी, सिर्फ तारीख का एक सबक था कि अगर आप हारते हैं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने 1965 वॉर, क्या हुआ था 1965 वॉर? 1965 वॉर में हार जीत हुई किसकी किसकी नहीं हुई, मगर एक बात हुई कि अयूब खान साहब को रूस बुला लिया गया, और रूस बुला के उनसे एक अग्रीमेंट साइन करवा दी सीज फायर की। और उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा हमें ये नहीं, साइन नहीं करनी चाहिए थी हमें ये। तो वापस आए तो अयूब खान साहब के साथ झड़प हो गई। लोगों ने देखा कि भुट्टो साहब नाराज हैं अयूब से, इसका मतलब है अयूब हार गया। और भुट्टो साहब जो हैं वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम जीते हैं। तो इसलिए भुट्टो साहब की जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया अयूब के साथ, तो वो अलग हो गए। जब अलग हो गए तो पीपल्स पार्टी पैदा हो गई, और आवाम पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो साहब के साथ खड़ी हो गई। और उसके 2 साल के अंदर अंदर अयूब खान साहब सरवाइव नहीं कर सके। याया खान साहब बांग्लादेश के बाद सरवाइव नहीं कर सके। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लूज अ वॉर, यू कैन नेवर स्टे इन पावर। ये, और यहाँ अगर उन्होंने जीता नहीं तो लोगों को ये एहसास हो गया हमारे साथ झूठ बोला गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, और अब एक कोरस शुरू हो गया है इंडिया के अंदर। और मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि सबसे पहले जयशंकर साहब की छुट्टी होगी, और नरेंद्र मोदी विल बी लकी इफ ही सर्वाइव्स इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में इज फिनिश्ड। वो कहते हैं ना कि सिलसिला शुरू हो गया है, इट इज बिगन टू अनरेवल। यू नो, वो जो रील अनरेवल करती है ना धागे की, वो अनरेवलिंग शुरू हो गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया ना वे काउंटडाउन। जी अच्छा सिट साहब, इससे पहले शिवसेना के एक राज्यसभा के मेंबर हैं संजय राउत, वो भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने तो खुद बहुत से रहनुमाओं को 75 साल की उम्र में मजबूर किया कि वो रुखसत हो, जिनमें एल के अडवाणी, मनोहर जोशी और जसवंत सिंह शामिल थे। तो अब उनके लिए खुद सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा इस एज के बाद, और वो भी जब 7 साल तकरीबात हो रही हैं RSS की। आपने जितना दायरा या अहाता खींचा इस सारी सिचुएशन का, मुझे आपसे ये जानना है कि ना सिर्फ ये कि नरेंद्र मोदी की एंटी पाकिस्तान पॉलिसी इन अ वे उनको भारी पड़ गई है, बल्कि क्या हिंदुत्व नजरिए को भी इससे नुकसान पहुंचेगा जो इन्होंने किया ऑपरेशन सिंदूर में या उसके बाद? बिल्कुल, देखिए ना, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का तो हिंदुत्व के साथ ही ताल्लुक है ना। वाजपेयी साहब जब थे तो हिंदुत्व के साथ ताल्लुक नहीं था, वो तो पाकिस्तान के साथ अमन करना चाहते। तो वाजपेयी साहब की बीजेपी फर्क है फ्रॉम नरेंद्र मोदी बीजेपी।
नरेंद्र मोदी बीजेपी में आरएसएस के साथ आया है। अडवाणी साहब को इसने इसने नहीं बनने दिया एज अ सक्सेसर टू वाजपेयी साहब। और इसके पीछे जो थी वो सारी अहमदाबाद के राइट्स थे, और अहमदाबाद के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड थी। तो ये हिंदुत्व का सारा प्रोजेक्ट जो है तो आरएसएस का प्रोजेक्ट है। इसको लेके नरेंद्र मोदी चला है टू सारी आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट को चेंज करने के लिए। तो बिल्कुल ये धक्का लगा। और ये बिल्कुल मैं अब कह रहा हूँ, मेरी एक और प्रेडिक्शन ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसको आगे चलाना। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे और पॉपुलैरिटी के बेस के ऊपर चला रहे थे। अब पॉपुलैरिटी भी गिरेगी इसकी, और ये हिंदुत्व का एजेंडा जो है ये भी चैलेंज होगा। और अब मेरा अपना ये ख्याल है कि इंडिया विल स्टॉप दिस स्लाइड टूवर्ड्स एक्सट्रीम हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। इसको बहुत नुकसान हुआ उनको इंटरनेशनली, और ये अब हल्का हल्का वापस सेकुलरिज्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि आइन तो अभी भी इनका सेकुलर है, मगर जो पॉलिसीज चल रही थी दे वर डिफरेंट। और अभी सबको पता है इंडिया में कि सब आइसोलेट हो गए हैं, वहां अपनी रीजन के अंदर आइसोलेट हो गए, इंटरनेशनली आइसोलेट हो गए। और बाय द वे इंटरनेशनल कम्युनिटी सेकुलर कम्युनिटी है, वो ना ही रेडिकल इस्लाम ममालिक को एक्सेप्ट करती है, ना ही वो रेडिकल हिंदू ममालिक को एक्सेप्ट करेगी। इसलिए आई थिंक नरेंद्र मोदी का वक्त जो है वो आ गया है, और हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भी अब रोल बैक होगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो सक्सेसर की तलाश आपके ख्याल में, अब एक सर्वे भी पिछले साल हुआ था और उसमें तो अमित शाह टॉप पे थे 25% पॉपुलैरिटी के साथ, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं भी रिटायर्ड हो रहा हूँ। इसका मतलब है बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे इस नाकामी का, कोई भी नहीं चाहता कि वो बोझ उठाए। तो सक्सेशन प्लान है कोई बीजेपी में? देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सक्सेशन प्लान के ऊपर अब डिबेट होगी। एक तरफ ये होगा कि आरएसएस की तरफ से कोई बंदा नॉमिनेट होगा, दूसरी तरफ ये होगा कि वो जो लोग थे जो कि आरएसएस को पीछे रखना चाहते थे और बीजेपी एज अ नॉन हिंदुत्व पार्टी, और हिंदू पार्टी बट नॉन हिंदुत्व राइट विंग पार्टी, उसको आगे ले जाना चाहते थे। मैं समझता हूं कि वाजपेयी के सक्सेसर्स, अडवाणी साहब के सक्सेसर्स, अब मेरा ख्याल है उस किस्म के लोग उभरेंगे वहां, और ये अंदर डिबेट चलेगी बीजेपी के अंदर। एक कुछ लोग कहेंगे कि हमारा एजेंडा ठीक था, नरेंद्र मोदी गड़बड़ कर गया, वो पॉपुलर नहीं रहा तो इसलिए। दूसरे लोग कहेंगे पॉपुलैरिटी इसीलिए खत्म हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका साथ छोड़ गई है, और डोमेस्टिकली भी रीजन के अंदर भी आप आइसोलेट हो गए हैं, और ये हिंदुत्व का एजेंडा जो है इट्स नॉट यील्डिंग एनी डिविडेंड्स। इसलिए आई थिंक ये अब देखना ही है। आई कांट से कि अब आरएसएस का बंदा आएगा या बीजेपी कोई ऐसा बंदा लेके आएंगे जो कि ना आरएसएस का होगा, आरएसएस का नहीं होगा फुल फ्लेज।